आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने मिशन मौसम का किया आगाज। IMD विजन दस्तावेज 2047 की जारी। भारतीय महकमा मौसमियात मना रहा है अपना 150वां यौम तासीस। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी। मुख्तलिफ अखाड़ों के संतों और बाबाओं समेत 2.5 करोड़ से ज्यादा अक़ीदतमंदों ने लगाई डुबकी। आम आदमी पार्टी के खिलाफ FIR दर्ज। PM मोदी और अमित शाह की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का इल्जाम। दिल्ली की वज़ीर आला आतिशी के खिलाफ भी FIR दर्ज। इंतखाबी काम में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करने का इल्जाम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा जम्मू कश्मीर POK के बगैर है नामुकम्मल। वज़ीर दिफा ने कहा POK में रहने वाले लोगों को बाइज्जत जिंदगी से किया जा रहा है महरूम। फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग के भारत से मुताल्लिक गुमराहकुन तबसरों पर पार्लिमानी कमेटी मेटा को करेगी तलब। मेटा के नुमाइंदों को 20 से 24 जनवरी के दरमियान पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के महकमा मौसमियात के 150वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़्क़िद तकरीब में शिरकत की। उन्होंने मिशन मौसम का आगाज़ किया, जिसका मकसद हमारे मुल्क को मौसम के लिए तैयार और मौसम स्मार्ट कौम बनाना है। मिशन का मकसद मौसम की निगरानी करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम तैयार करके आला रेजोल्यूशन के माहौलियाती मुशाहिदात के साथ साथ अगली नस्ल के राडार और CRJ और बेहतरीन क्वालिटी वाले कंप्यूटर्स की आला सतही सलाहियतों का हुसूल है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती दोस्त और माहौलियाती तब्दीली के मवाफ़क़त के लिए IMD विजन दस्तावेज़ात 2047 भी जारी की। इसमें मौसम की पेशन गोई, मौसम का इंतज़ाम और मौसमियाती तब्दीली में तख़फ़ीफ़ के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुदरती आफ़ात के असरात को कम करने के लिए हमें मौसमियात पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हम उन आफ़ात का रुख बदलने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले कुदरती आफत समझकर नजरअंदाज किया जा रहा था। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीब के दौरान एक डाक टिकट और एक यादगारी सिक्के के साथ साथ एक डिजिटल कॉफी बुक भी जारी की। इस दौरान PM मोदी ने एक नुमाइश का भी दौरा किया जिसमें मौसमियात से मुतालिक कई इख्तराई काविशों का मुजाहिरा किया गया था।
अगली खबर सोनमर्ग से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह किया था। इसके प्रोग्राम का फैसला भी महकमा मौसमियात की पेशनगोई की बुनियाद पर किया गया था। जब पीएम मोदी ने आज मिशन मौसम के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की तो उन्होंने इसका भी तस्करा किया। कल मैं सोनमर्ग में था। पहले वो कार्यक्रम जल्दी बना था, लेकिन मौसम विभाग की सारी जानकारियों से पता चला कि मेरे लिए वो समय उचित नहीं है। फिर मौसम विभाग ने मुझे बताया 13 तारीख ठीक है। अब कल मैं वहां गया, -6 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन पूरा समय जितना मैं समय वहां रहा, एक भी बादल नहीं था, सारी धूप खिली हुई थी। ये मौसम विभाग की सूचना के कारण इतनी सरलता से मैं कार्यक्रम करके लौटा। दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के महकमा मौसमियात के 150वें यौम तासीस के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए आईएमडी के डायरेक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि आईएमडी ने कौम की तामीर और तरक्की के लिए कदीम इल्म को जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मुंसलिक किया है। उन्होंने अपने अज़्म का याद करते हुए कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ महाज पर तरक्की हुई है। मौसमियाती पेशनगोई के लिए हमारी इख्तरात की तवील कहानी है। इस नौयत की इख्तरात जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और माशरे की भलाई का बाइस भी बनती हैं। आईएमडी के इब्तदाई वार्निंग सिस्टम में साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए तब्दीली रूनुमा हुई है। उन्होंने कहा कि मिशन मौसम का मकसद मौसम की जदीद निगरानी है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ निज़ाम तैयार करके भारत को और भी ज्यादा वेदर स्मार्ट मुल्क बनाना है। IMD has evolved through various phases, demonstrating progress and commitment to the nation by blending ancient wisdom with modern science and technology. Our commitment to observing and forecasting is a narrative of resilience and innovations, leading to protection of life and property and welfare of the society. The early warning system of IMD has undergone paradigm shift through scientific and technological advancements and sustainable financial investment by the government in recent decade. और आज असम के नागांव में माघ बिहू या भोगाली बिहू का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लोगों ने रिवायती मेजी अग्नि के सामने पूजा की और खुशी और खुशहाली की दुआ मांगी। हम लोग अपना जो पुराना रीति रिवाज है ये सब बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है, क्योंकि सब लोगों का जैसे नेचुरल फिनोमिनल अलग होता है, वैसे हम लोग का इधर भोगाली बिहू क्यों मनाया जाता है वो जानना पहले जरूरी है। जैसे पुराने चीजों को खत्म करके नया चीज का शुरुआत होता है कि हम लोग कोंगाली बिहू मनाते हैं या काती बिहू मनाते हैं। उधर हम लोग का जब घर में खाना नहीं होता है तो हम लोग कोंगाली बिहू मनाते हैं, और जब हमारे घर पे लक्ष्मी देवी का आगमन होता है, जब हम लोग का धान बन के आता है तब हम लोग भोगाली बिहू मनाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने माघ बिहू पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, माघ बिहू पर नेक ख्वाहिशात, हम कुदरत की कारीगरी, फसल की खुशी और इत्तेहाद के जज्बे का जश्न मनाते हैं। ये त्यौहार खुशी और इत्तेहाद के जज्बे को मजीद फरोग देगा। और प्रयागराज में जारी महाकुंभ के मनाजिर इस वक्त काबिल दीद है। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के मुबारक मौके पर हो रहा है। मुख्तलिफ अखाड़ों के संतों और बाबाओं समेत 2.5 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने अब तक डुबकी लगाई है। इस स्नान के लिए मुल्क के कोने कोने से आए नागा भक्तों ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराई। नागा साधुओं की अपनी अनोखी चाल और उनकी हरकत सकनात देखने के काबिल है। महाकुंभ में नागा साधुओं को देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ कतारों में खड़ी देखी गई। नागा साधु महाकुंभ में पहुंचने वाले आम अकीदतमंदों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते नजर आए। आज मकर संक्रांति का त्यौहार मुल्क भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ रियासतों से आने वाले अकीदतमंद मजहबी शहर हरिद्वार में हर की पौड़ी पहुंच रहे हैं और अकीदत की डुबकियां लगा रहे हैं। मगरबी बंगाल के गंगा सागर में भी अकीदतमंदों का सैलाब जमा है। कोलकाता के बाबू घाट और जुनूबी परगना के घाटों पर भी अकीदतमंदों ने स्नान किया। सुबह से ही अकीदतमंद मंदिरों में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। मजहबी अकायद के मुताबिक जो लोग प्रयागराज नहीं जा सकते वो मुकद्दस नदियों में डुबकी लगाकर रूहानी फवाइद हासिल करते हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मकर संक्रांति और उत्तरायण पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, मकर संक्रांति और उत्तरायण का ये त्यौहार आप सबकी जिंदगी में नया जज्बा, खुशी और खुशहाली लाए। और अब रुख करेंगे दीगर खबरों का। दिल्ली के वजीर आला आतिशी ने आज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। इससे पहले कल आतिशी रोड शो में ताखीर की वजह से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं कर सकी थी। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। इस सिलसिले में कांग्रेस उम्मीदवार अलकलामा ने कालकाजी असेंबली से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस बीच दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के दरमियान आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ कई काबिल एतराज पोस्ट की हैं। इन पोस्टों की वजह से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीरों के साथ एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सी पोस्ट शेयर की हैं। और दिल्ली के वजीर आला आतिशी की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। इंतखाबी मुहिम में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली हुकूमत की सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल करने पर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली बीजेपी के नायब सदर के.एस. दोगल की आतिशी के खिलाफ शिकायत का नोटिस लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आतिशी पर जाती काम के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करने का संगीन इल्जाम है। यह भी इल्जाम है कि आतिशी ने कालकाजी असेंबली हल्के के गोविंदपुरी में इंतखाबी अशिया पहुंचाने के लिए पीडब्ल्यूडी की गाड़ी का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने कालकाजी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की शिकायत पर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। बीजेपी भी इस बारे में वजीर आला से जवाब मांग रही है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रामवीर सिंह बिधूरी ने आतिशी के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उन्हें इंतखाबात से बाहर करने का मुतालबा किया है। क्या आतिशी इसका कोई जवाब देंगी कि पीडब्ल्यूडी की गाड़ी से प्रचार सामग्री जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा रही है? जो शिकायत श्री संकेत गुप्ता की ओर से की गई उसमें सच्चाई पाई गई और शिकायत दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ की गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अब आतिशी को यदि उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है तो उनको विड्रॉ करना चाहिए और नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको राजनीति से भी हट जाना चाहिए। बीजेपी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत पर मरकजी हुकूमत की कई स्कीमों जैसे आयुष्मान योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू न करने पर हमला किया है। बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने कहा है कि मरकजी हुकूमत आयुष्मान स्कीम के लिए आपको तकरीबन 2400 करोड़ रुपए देना चाहती है, लेकिन केजरीवाल और उनके वज़रा का दिल्ली के लोगों के लिए इस स्कीम को नाफिज करने का कोई इरादा नहीं है। केंद्र सरकार लगभग 2406.77 करोड़ रुपया लिए बैठी है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार ये पैसा केंद्र सरकार से ले, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में भी लागू करे, जिसके तहत जैसे हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बताया 1139 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनते दिल्ली में, 11 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब्स बनते, 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनते और 950 हॉस्पिटल बेड्स की फैसिलिटी और ज्यादा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध होती। और दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लागू करने के लिए दिल्ली हुकूमत को सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के साथ दस्तखत करने को कहा था। बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की आप हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली हुकूमत ने 5 जनवरी 2025 तक MOU पर दस्तखत करने के हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं किया और दिल्ली के लोगों को इस स्कीम के फवाइद से महरूम रखा। जन कल्याण की आयुष्मान भारत अभियान योजना को दिल्ली में अगर लागू करने की किसी की नीयत नहीं है तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और उन्हीं के मंत्रियों की MOU तैयार बैठा है।
अगर आप साइन कर देंगे तो केंद्र सरकार से आपको 2406.77 करोड़ रुपया मिलेगा, यानी 2400 करोड़ रुपया मिलेगा दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करने के लिए। मैं पूछना चाह रही हूं माननीय केजरीवाल जी से कि ये केवल द्वेष की राजनीति को ही तो परिलक्षित करता है ना, वरना इस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी में आप क्यों जा रहे हैं? आपको तो दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश करा था कि 5 जनवरी तक आप एमओयू साइन करिए। दूसरी तरफ बीजेपी लीडर रामवीर सिंह बडोरी ने दिल्ली हुकूमत पर हमला करते हुए कहा है कि आप हुकूमत ने झोपड़ी वालों के लिए बनाए गए फ्लैटों में झोपड़ी वालों को दोबारा से आबाद नहीं किया। 53,000 फ्लैट्स झुग्गी झोंपड़ी के गरीब लोगों के लिए बनाए गए, जिसमें 50% कंट्रीब्यूशन भारत सरकार का था। भारत सरकार ने जमीन उपलब्ध कराई और 50% योगदान उसमें दिल्ली सरकार का था। निरंतर केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी भी लिखती रही कि अलग अलग स्थानों पर पीडब्ल्यूडी ने या दिल्ली की सरकार ने जो झुग्गियां तोड़ी है उनको इन फ्लैट्स में ले जाकर बसाया जा सकता है। उन फ्लैट्स की हालत जर्जर हो गई, फ्लैट्स खंडर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पर अड़े रहे और एक भी झुग्गीवासी को जो 53,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हुए वहां ले जाकर उनका पुनर्वास नहीं किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने दिल्ली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के साथ साथ पार्टी के कन्वीनर केजरीवाल को निशाना बनाया। उसका जवाब देते हुए केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वो उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस को बचाना चाहते हैं, जबकि मेरी लड़ाई मुल्क को बचाने की है। राहुल गांधी ने पहली बार चुनाव के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू में कहा कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर यानी POK के बगैर नामुकम्मल है और ये पाकिस्तान के लिए गैर मुल्की इलाके से ज़्यादा कुछ नहीं है। वजीर दिफा ने POK को भारत की पेशानी का ताज करार दिया। अखनूर में टांडा आर्टिलरी ब्रिगेड में 9वें मुसल्लह अफवाज के साथ फौजियों के दिन की तकरीब के दौरान साबिक फौजियों से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा POK को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दों के तरबियती कैंप अब भी POK से चल रहे हैं और वहां मिसाइल और लॉन्च पैड बनाए गए हैं। भारतीय हुकूमत को सब कुछ मालूम है, उन्हें फरज से मुल्हिका इलाकों में ये खत्म करना पड़ेगा। वजीर दिफा ने कहा कि POK में रहने वाले लोगों को बावकार जिंदगी से महरूम किया जा रहा है। आज यहां हालात काफी हद तक बदले हैं, इस सच्चाई को सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर बिना POK के अधूरा है, भारत के माथे का मुकुट मणि है। वैसे भी POK पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी से अधिक कुछ नहीं है। POK में रह रही अवाम को एक डिग्निफाइड लाइफ से महरूम रखा जा रहा है। उन्हें मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ बरगलाने और उकसाने की कोशिश पाकिस्तान के हुक्मरानों द्वारा यह बराबर की जा रही है। POK की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद का खतरनाक कारोबार चलाने में किया जा रहा है। यह बात आज मैं खुलकर कहना चाहता हूं। वहां आज भी आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। सीमा से सटे हुए इलाकों में लॉन्च पैड बने हुए हैं, इसकी पक्की जानकारी है। भारत सरकार को सब पता चल रहा है। पाकिस्तान को इनको खत्म करना ही होगा, नहीं तो डाट डाट डाट। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर स्पेन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। जयशंकर ने वहां भारतीय बिरादरी से खिताब किया। वजीर खारजा ने कहा कि भारत की आज की सूरत हाल बहुत अहम है। आज के हालात को देखते हुए दुनिया के तमाम ममालिक ये समझते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखना बहुत से ममालिक के मफाद में है। उन्होंने कहा कि मौजूदा पोलराइज्ड दुनिया में भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को दुनिया तक ले जाने की सलाहियत रखता है। There are very few countries today who are in a position to talk to Russia and to Ukraine. आपने देखा होगा हाल ही में पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी रशिया भी गए 2 बार, यूक्रेन भी गए कीव में। Who are in a position to talk to Israel and Iran. And PM Modi is able to do both. Who are in a position
to be members of Quad and be members of BRICS. So this is something which is actually very, very unique. In a polarized world, if there is a country which is able to, जो हम अपने यहाँ कहते थे, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, we are actually able to take it into the world as well. वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में दिल्ली में रेलवे की तरक्की के लिए काम तेज़ रफ्तार से जारी है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि यूपीए हुकूमत के दौरान दिल्ली में रेलवे की तरक्की के लिए सिर्फ 96 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो अब बढ़कर 2582 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ये रकम साबिक़ा यूपीए हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई रकम से 27 गुना ज़्यादा है। 10 साल पहले यूपीए सरकार में मात्र 96 करोड़ रुपीस का एलोकेशन होता था, अब 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है, यानी 27 गुना बढ़ के 2582 करोड़ रुपए का एलोकेशन है। उससे जो इम्पोर्टेंट है, दिल्ली में ज्यादातर स्टेशंस बहुत पुराने हो चुके थे, उनका रीडेवलपमेंट का काम कभी हाथ में लिया नहीं गया था। तो दिल्ली में 13 महत्वपूर्ण स्टेशंस हैं जो कि दूर दराज से आने वाले पैसेंजर्स के लिए, दिल्ली के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए, ट्रांजिट करने वाले यात्रियों के लिए, इन सबको सुविधाएं देते हैं। उन 13 स्टेशंस को पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दिल्ली में मुसाफिरों की सहूलत के लिए 13 स्टेशनों की तामीर नौ का काम जारी है। बिजवासन स्टेशन पश्चिमी भारत की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए एक टर्मिनल बनेगा। हजरत निजामुद्दीन जो कि साउथ की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उसको एक मेगा टर्मिनल की तरह डेवलप किया जा रहा है। करीब 20 नए फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस दिल्ली में बनाए जा रहे हैं। दिल्ली हैंडल करता है 700 के आसपास गाड़ियों को। कैसे इसको 1000 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1200 तक पहुंचाए, कैसे इसको 1400 तक पहुंचाए, ये पूरी कंप्लीट मास्टर प्लानिंग बन रही है, जिससे कि आने वाले 20-30 साल तक दिल्ली में कंजेशन न रहे और आराम से नई गाड़ियां चालू कर सके। और रवा माली साल में अब तक मुल्क की खालिज बराह रास्त टैक्स वसूली में तकरीबन 16% का इजाफा हुआ है और ये 16,90,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के मुताबिक मजमूई बराह रास्त टैक्स वसूली में भी तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। ये 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये पिछले माली साल की इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 17 लाख करोड़ रुपए की टैक्स वसूली से बहुत ज्यादा है। आलमी खबरों में, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई है। 3 मकामात पर लगी इस आग के बायस अब तक 24 अफराद की जान जा चुकी है। हजारों घर तबाह हो चुके हैं, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक हॉलीवुड स्टार्स से है। 16 अफराद के लापता होने की भी खबर है। आग लगने से सूरत हाल इस कदर खराब हो गई है कि कई शहरों में लूटमार के वाकयात भी सामने आए हैं। तफसील इस रिपोर्ट में। धड़कते आग के शोले, आसमान को छूती हुई आग की लपटें, आसमान पर धुएं के सियाह बादल, हर तरफ अफरा तफरी। जबरदस्त आग की तबाही से निमटने की नाकाम कोशिश करता दुनिया का सुपर पावर अमेरिका। गुज़िश्ता 7 रोज से लॉस एंजलिस को निगलती बेकाबू आग, जिसका अताब अब तक 24 अफराद को अपनी जद में ले चुका है, जबकि 16 अफराद के लापता होने की इत्तला है। इतवार को हवा की रफ्तार थोड़ी कम हुई और उस पर काबू पाने में मदद मिली, लेकिन फिर तेज हवाओं की वापसी के बाद वार्निंग जारी कर दी गई। ये रेड अलर्ट बुध तक जारी रहेगा। लॉस एंजलिस में 3 मकामात पर आग अब भी जल रही है, जिसमें सबसे बड़े पेलिसेड्स में सिर्फ 13% आग पर काबू पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए 1000 इजाफी नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। इसके अलावा फौज के 2500 एहलकार लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आग बुझाने में कैदियों की मदद भी ली जा रही है। इस ऑपरेशन में 939 कैदियों को शामिल किया गया है। इक्तिसादी नुकसान का तखमीना तकरीबन 250 बिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया है। हवाई जहाज से आग पर गुलाबी रंग का लिक्विड गिराया जा रहा है। ये गुलाबी मादा पानी, नमक और खादों का मुरक्कब है। इसमें बुनियादी तौर पर अमोनियम फॉस्फेट मिला हुआ घोल होता है। आग पर काबू पाने के ऑपरेशन में 9 बड़े तैयारे और 20 पानी छिड़कने वाले हेलीकॉप्टर शामिल हैं। अब हजारों घर और लाखों गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं।
इनमें कई बड़ी हस्तियों के घर भी शामिल हैं। बॉलीवुड हिल्स इलाका भी आग की हौलनाकियों से अछूता नहीं है। मशहूर सनसेट बुलेवार्ड पर वाक़ई तिजारती इमारतें भी आग से तबाह हो गईं। आग बुझाने में पानी के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से पानी की शदीद किल्लत है। लाखों घरों की बिजली पहले ही खत्म हो चुकी है। कई शहरों में लूटमार के वाकयात भी सामने आए हैं। ताहम तेज हवाओं और खुश्क मौसम को इसके लिए बुनियादी तौर पर जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली भी एक अहम वजह है। बारिशों की कमी के बायस दरख्त और पौधे सूख गए हैं और अमेरिका में चलने वाली सेंटा एना हवाओं ने इसे खौफनाक शक्ल दे दी है। इस हवा की वजह से जमीन खुश्क हो गई। अंदरूनी इलाकों से साहिलों की तरफ चलने वाली इस हवा की रफ्तार 60 से 70 मील फी घंटा है, जिसकी वजह से इसका दायरा बढ़ गया है। इससे कबल आग का मामला सिर्फ पहाड़ी इलाकों में देखा जाता था, लेकिन इस बार आग तेजी से नीचे वादी और रिहायशी इलाकों की तरफ फैल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। खो खो वर्ल्ड कप के पहले एडिशन के पहले मैच में भारत ने नेपाल को 42-37 से शिकस्त दी। मैच में भारतीय टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी देखने को मिली। टर्न 1 के 60 सेकंड के अंदर भारत ने नेपाल के 3 डिफेंडरों को ढेर कर दिया। टर्न 1 में भारत ने 3 मिनट बाकी रहते 14 पॉइंट्स की बरतरी हासिल कर ली। आज भारत का अगला मुकाबला ब्राजील से है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। मन की बात है जन जन की। संघर्ष